नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज बात होगी पलाशबाड़ी के उस मंदिर में आखिर ऐसा क्या हुआ कि ढाका से रंगपुर तक की सड़कें रातों-रात इंसानी सैलाब से भर गईं। बांग्लादेश की नई सरकार अभी ठीक से कुर्सी पर बैठ भी नहीं पाई थी कि उसके सामने एक अल्टीमेटम रख दिया गया। लेकिन कहानी सिर्फ विरोध की नहीं है। आधी रात को मेहरपुर बॉर्डर की जीरो लाइन पर भारत और बांग्लादेश के जवान आमने-सामने क्यों आ गए? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब पड़ोसी अपने घर की आग बुझा रहा है, तब भारत और यूके ने मिल करके कौन-सा ऐसा सीक्रेट गेम खेल दिया, जो अब बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी यानी कि उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को तोड़ने वाला है। इन्हीं सब सवालों को हम समझेंगे। मेरे साथ आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं अनिमित्र चक्रवर्ती जी। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि मेरे साथ बंगाल वॉलंटियर के जनरल सेक्रेटरी अनिमित चक्रवर्ती जी जुड़ चुके हैं। अनिमित्र जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। अनिमित्र जी, सबसे पहले तो पलाशवाड़ी मंदिर परिसर की उस घटना के बारे में बताएं, जिसने पूरे बंगाल में आग लगा दी है और लोग सड़कों पर क्यों हैं? और ये अल्टीमेटम, क्या ये कोई बड़ा तख्ता पलट का संकेत है या फिर अपने लिए सुरक्षित जोन की डिमांड है? क्योंकि वो मंदिर को लेकर के प्रदर्शन हो रहे हैं अब वहाँ। देखिए मनविंदर जी, एक बात सबसे पहले बता दें हम, जो इंडिया के जो पब्लिक है, जो सिविलियंस बांग्लादेश के बारे में नहीं जानते, मैं आपको बता देता हूँ कि पिछले 1.5 दशक में 1.5 15 सालों में बांग्लादेश का पूरा जो नस्ल है उसका पूरा चेहरा ही बदल गया है। It is part of the most radicalized generation ever happened in the history of mankind. सबसे बड़ा रेडिकलाइज जनरेशन है। और अब जो जेन ये वाई की जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो जेन अल्फा जेन वाई, वो सबसे ज्यादा रेडिकलाइज्ड है। तो ऐसा हो रहा था कि पलाशबाड़ी में वहां का हिंदू अपने धर्म के लिए अपने जितना उसके कैपेबिलिटी है, जितना वो कर सके, इसी हिसाब से एक मूर्ति बना रहा था। तो वो मूर्ति कैसे मुसलमानों के देश में हिंदू नए तरह से मूर्ति बना सकते हैं, क्योंकि पुराने मंदिर तो तोड़ दिए जा रहे हैं, तो कैसे बना सकते हैं? तो इसी हिसाब से पूरा जो इस्लामिक जनता है, इस्लामिस्ट, वो सड़कों पर उतर आए। भारी प्रदर्शन हुआ ढाका, नारायणगंज, पाबना, बहुत सारे जिलों में। और बहुत सब में जो जुलूसों में भगवान राम की जो पिक्चर, जो छवि है, उसके ऊपर उन्होंने जूता मारे। तो वो जो वीडियोस और जो छवि इस पार भी आ रहा है, और इस पार भी एक बहुत बड़ा एक रेडिकल रिएक्शन तैयार हो रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश शायद क्यों नहीं, मैं बोलता हूं तो गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ये सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। वो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं उनका जो लीडर्स, मिनिस्टर्स। और इसीलिए अगर आप देखें तो आज अभी ढाका जो उसका जो कैपिटल सिटी है, जो राजधानी है, उसका हर रास्ते, हर चौका, हर नुक्का कलेमा के फ्लैग से लटपट हो रही है। कलेमा का मतलब OIS का जो फ्लैग है। सबसे आश्चर्य बात यही है कि अगर आप हिजबुत ताहिर को देखें, जो बैंड है बांग्लादेश में, वो कभी वो कलेमा का जो फ्लैग यूज करते थे, व्हाइट फ्लैग में काले अक्षर या काले फ्लैग में व्हाइट अक्षर। लेकिन वो उसके जो कैलीग्राफी है, वो बिल्कुल अरबिक कैलीग्राफी है। इसका मतलब वहां का जो इस्लामिस्ट जो पॉपुलस है, जो जनता है, वो गवर्नमेंट को छोड़कर, अपने सवरेनिटी को भूलकर, वो कलेमा का जो फ्लैग है, वो जो सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट का, उसे मान्यता दे रहे हैं। इसके हिसाब से आवामी लीग के जो मुसलमान है, जो वोटर्स है, उनके साथ उनका एक झड़प हो रही है। और कई जिलों पे अभी भी झड़प शुरू भी हो गया है। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के मत के अंदर ये झड़पें
और ज्यादा उछलेंगे कुछ आने वाले दिनों में। लेकिन सबसे जो गहरा सदमा नहीं, मैं जो बोलूं जो क्या, सबसे चिंता का विषय है हिंदुओं के बारे में, उसका क्या होगा। क्योंकि ना पिछले 80 वर्ष में वो जो ईस्ट पाकिस्तान और जो बांग्लादेश में उसके भूमि अभी तक करीबन 90 से ज्यादा हिंदू जेनोसाइड देख चुके हैं। इसका मतलब मंदिर के तोड़ना, हिंदू संपत्ति की तबाही और हिंदुओं का भाग जाना और इंडिया में किसी तरह के घुस जाना। लेकिन उस इलाका में एक कोई सूफीवादी ऐसा कुछ है जो कम्युनिटी ओनरशिप की बात कर रहे थे, देयर मस्ट बी फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा बात कोई नहीं कर रहा है। सब इस्लाम इनकलाब की बात कर रहा है, जो वहां के हिंदुओं को जो अस्तित्व, एग्जिस्टेंस और खतरा, बिकम मोर डेंजरस देन एवर। दिस ये बांग्लादेश का आज का नंगा सच। यानी मित्र जी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि मेहरपुर बॉर्डर की जीरो लाइन से जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत डराने वाली हैं और चौंकाने वाली हैं। रात के अंधेरे में वहां पर ऐसा क्या मूवमेंट हुआ जिसने दोनों देशों के बॉर्डर गार्ड्स के बीच टेंशन बढ़ा दी और वो टेंशन जो थी बिल्कुल हाइट पे चली गई। क्या ये किसी बड़ी घुसपैठ की कोशिश थी या भारत का कोई बड़ा मैसेज कि भाई सुधर जाओ? देखिए एक तो भारत का मैसेज है कि भाई सुधर जाओ, लेकिन मुझे पता नहीं है भारत ये मैसेज और कब तक देगा कि सुधर जाओ, क्योंकि ये सुधरने वाले लोग नहीं है। यू कैनॉट मेक देम गुड। ये तो आप जान लीजिए। सुधर जाओ, अच्छा हम हमारे भी धर्म है, तुम्हारे भी मजहब है, बहुत ऐसे तो सालों से हम सुन रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या फायदा निकला? इंडिया अभी तक एक पोजीशन पे है, जिस पोजीशन को बोल के इंडिया बॉर्डर इलाका में कोई झमेला नहीं चाहते, दे डोंट वांट एनी प्रॉब्लम। लेकिन बांग्लादेश के जो आम नागरिक की जो क्या बताओ जो अप्रोचेस है, इसका मतलब है, क्योंकि एक बार देखिए, क्योंकि 2024 के वहां पे जो एंटी हसीना जो अफसर्ज हुआ था, उस समय बहुत जगह ऐसे है जहां के पुलिस आर्मरी, मिलिट्री आर्मरी के तोड़कर वो जो सिविलियंस के पास बहुत सारे AK-47 स्टेन गन्स चला गया। और बांग्लादेश गवर्नमेंट अभी तक वो कभी रिकवर नहीं कर सके, क्योंकि शायद उन्हें करने की इच्छा ही नहीं है। तो इसका मतलब है आपका सिविलाइज्ड जो पॉपुलेशन है वो आर्म्ड भी है, वो हथियार चलाना जानते हैं। अगर आप देखें जो बीजेपी BSF के जो फ्लैग मीटिंग्स हो रहा है, जो बॉर्डर पे जो मेहरपुर के बात आप कर रहे हैं, वहां पे बांग्लादेश साइड से बहुत बड़ा एक जैसा इफ एन आर्मी ऑफ सिविलियंस, नागरिक का फौज आ रहा है। तो ये क्या करने आ रहे हैं? क्या सर्कस दिखने आ रहे हैं? नहीं। अगर बीजेपी फेल हो जाए तो ये बॉर्डर पर कूद पड़ेंगे। अगर इनसे BSF गोली चला ले तो बॉर्डर क्लैश से इंडिया का बदनाम होगा, सारे विश्व में इंडिया के जो खिलाफ हो एक बड़ा फ्रंट खड़ा हो जाएगा, और ऐसे ही इंडिया के जो इंटरनेशनल हेल्प है वो घट जाएंगे। इसका मतलब ये जो फ्रांस है, इसके पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का आज तक कोई हैसियत नहीं है इंडिया के साथ जंग करने की। लेकिन पीछे से पलटवार करने के बारे में पाकिस्तान का कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं, कोई कॉम्परेशन भी नहीं, इज इनकॉम्परेबल। सो ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही ताकत हो रहा है कि लोग आ रहे हैं 100, 200, 500, हजारों आ रहे हैं सामने। उनके पास कंट्री मेड वेपन्स भी है। उसके पास जैसे आप जो किसान लोगों के पास कैसे होता है, जो जिससे खेत के काम करते हैं, ऐसे भी है। और उसके पास बहुत बड़ा गुड इंस्ट्रूमेंट्स भी है। तो ये तीनों मिलाकर बॉर्डर में एक तबाही और एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, जिसके देखकर सारे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस में, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की कभी बदनाम हो, कभी चर्चे हो, और इंडिया का जो फॉरेन एड्स है, वो जो इंटरनेशनल सेक्टर्स, वो जो इंटरनेशनल असिस्टेंस आप एंजॉय कर रहे हैं, उस पर एक छेद पड़ जाए। आणि मित्रा जी, अभी आपको याद होगा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कहा था कि वो इस बार बांग्लादेश के जरिए भारत पे अटैक करेगा। हाँ,
वो कोलकाता तक न्यूक्लियर अटैक करेगा। देखिए, एक तो सवाल है, अगर आप 47 के डॉक्यूमेंट्स को देखें, ये शेख मुजीबुर रहमान हो, वो उस समय के जो मुस्लिम लीडर्स हो, उन लोगों का एक ही टारगेट था, कलकत्ता हासिल करना। कलकत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने 16 अगस्त 1940 के इतने बड़े दंगे भड़के। लेकिन ये जो उनके सोच में नहीं थे, क्योंकि वो सब हमेशा हिंदुओं को वेजिटेरियन कवर्ड समझते हैं, क्योंकि कलकत्ता को हासिल करने के लिए ये लोग सब समय तैयार है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान जो एटॉमिक अटैक होगा कलकत्ता तक, इसका मतलब पूरा ईस्टर्न इंडिया के इस पर के तबाही। अगर इस पर के तबाही हो जाए तो इंडिया का बॉर्डर आके रुकेगा सिर्फ वो उत्तर प्रदेश तक, तो वहां पे जो मुस्लिम जो अपसर्ज है बांग्लादेश से होगा, और उसकी एक्शन पे अपना देश में जो रिएक्शंस होगा, और मैं ये टीवी में ये बताना चाहता है कि those who are wise they can easily understand what I'm talking about। जो इसका जो एक अपसर्ज, एक रिवोल्ट जैसा होगा, वो पूरा इंडिया बिखर जाएगा। ये ब्रेक इंडिया प्रोजेक्ट के एक अलग अलग हिस्से हैं। आपने सही कहा, क्योंकि जो बंगाल की पहली सरकारें थी, उनकी तो जमात से काफ़ी घरेलू संबंध थे ना उनके, इसीलिए तो इतनी हिम्मत हुई पाकिस्तान की ऐसे बयानबाजी करने की। ऐसा तो है ही। अगर आप सीपीएम के दौर देखे तो तृणमूल का दौर देखे, तो उस समय तो यही हो रहा था ना, हिंदू सिटीजन्स इन बंगाल। अगर आप कोई रास्ते पे जाए, कोई भड़के का भीड़ हो, कोई संघर्ष हो जाए, तो पहले पुलिस आकर हिंदुओं को पकड़ के लेके जाता है। तो क्यों? बोथ आर सिटीजन्स। क्योंकि अगर सरकार निरपेक्ष ना हो, जो सरकार इम्पार्शियल ना हो, तो सरकार जिसके पक्ष में रहेगा तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन तो उसके पास ही जाता है। अब सिचुएशन कुछ चेंज हो गए भारतीय जनता पार्टी के आने के, काफी सुधर गया है। आई विल नॉट से द होल, बट लेकिन देयर हैव बीन कंसिडरेबल चेंजेस। किंतु लेकिन ये चेंजेस को बरकरार रखना है, यू शुड रिटेन दिस, क्योंकि बांग्लादेश का जो मसला है, दिस इज गोइंग टू बी ए कैंसरस डेवलपमेंट फॉर इंडिया। हम लोग ये देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपके पास एक देश हो ये जो खाने के लत में पड़े, खाने के लत हो, जिसे कोई डेवलपमेंट नहीं है, जो एक घटना के अंदर अपने ही देश में मेट्रो रेल को जला देता है, कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स को आग लगा देता है, लेकिन मजहब के सामने, मजहब के बारे में वो अपने आप को खुद को आप जो जैसे सेक्रीफाइस भी कर सकते हैं। इसके मतलब अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन स्थिति है, जो धीरे धीरे ट्रेंड हो रहे हैं, जो धीरे धीरे हथियारबंद भी हो रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश अभी इस वक्त एक खुला मंच है, जैसे एक खुला मंच में थिएटर फेस्टिवल होता है, सब लोग दर्शक आते हैं, पैसा या टिकट खरीद के या फ्री में आते हैं, तो दर्शक नाट्य जो दल से वो अपना कर्तव्य करके चले जाते हैं। तो ऐसा ही है। अब बांग्लादेश में हमास है, बांग्लादेश में अलकायदा है, बांग्लादेश में हिजबुत तहरीर है, बांग्लादेश में हौती है, बांग्लादेश में हिजबुल्ला है, सब है बांग्लादेश। और हमें तो ये भी पिक्चर्स मिला है, जो चट्टग्राम चिटागोंग, वहां पे नेवी, यूएस के नेवी सील्स भी है। तो इसका मतलब बांग्लादेश में सब है, लेकिन इंडिया का भी नहीं है। इंडिया कहाँ पे है? इंडिया सिर्फ उसको सुविधा देने की जगह पे है। वो ट्रांजिट नेटवर्क के बारे में इंडिया का देना पड़ेगा, क्योंकि वहां का जो मुसलमान जो नेतृत्व है, ऐसे भड़काऊ तो भाषण देते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम बांग्लादेश को मुस्लिम कंट्री रहना पड़ेगा, लेकिन इंडिया को सेकुलर कंट्री रहना पड़ेगा, क्योंकि सेकुलरिज्म ही ह्यूमैनिटी है। अगर ऐसे सेकुलरिज्म ह्यूमैनिटी है, तो आप ऐसा सेकुलरिज्म का अपना दे दीजिए, अपने देश में क्यों नहीं एग्जीक्यूट करते, नहीं करें। तो ये आप समझ सकते हो व्हाट आर द टू पॉलिसीज ऑफ द सेम लीडरशिप एंड सेम थिंग्स। तो ये लोग इंडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया अभी तक कुछ नहीं किया। मैं पिछले दफा बता रहा था आपको, यूक्रेन सिर्फ सोच रहा था नेटो ज्वाइन करने के लिए, उसके अंदर ही यूएसए रशिया ने उस पर हमला बोल दिया। पिछले कई दशकों से खासकर, या पिछले 3 वर्ष से खासकर,
बांग्लादेश को सिविलियंस जो एंटी इंडिया स्टैंस दे रहे हैं, आपको पता है बांग्लादेश में इंडिया कैसे बोलते हैं उन लोग? पता है आपको? इंडिया को बोलते हैं रेंडिया, और यहाँ के जो बंगाली है पश्चिम बंगाल के, उसे बांग्लादेश को कंगलादेश बोलता है, कंगाल के देश का कंगलादेश। तो ऐसे वर्ड्स ऑफ वर्ड्स हमेशा चलते रहता है आपका सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया आज समाज के एक माध्यम है, समाज का एक रिप्रेजेंटेशन है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो बोथ द बंगालीज इन इंडिया and the Bengal speaking Muslims in Bangladesh are at daggers drawn, they are confronting each other. तो शायद ऐसा माहौल 46-47 भी नहीं था जब अब जो है। तो ये तो सही बात है कि बांग्लादेश कभी सुधर नहीं सकते। अगर इंडिया लाखों कोशिश करे, हजारों वर्ष से कोशिश करे, आप सुधर नहीं सकते, क्योंकि आप उनकी आंखों में काफिर हैं। तो काफिर का हर मसला, हर एडवाइसेस उनके लिए गुनाह है। तो कैसे गुनाह कर सकते? ये तो मजहबी ईमानी आदमी है। तो इसीलिए इंडिया कोई सुधरने की जगह में नहीं है। अगर इंडिया को कुछ करना है, इंडिया को प्रेशर इंक्रीज करना है। हमें पता है कि जो फेस टू फेस वॉरफेयर है, उसमें बांग्लादेश के आर्मी इंडिया के सामने 2 या 3 घंटों में घुटनों के बल हो जाएगा, इसको सरेंडर कर देगा। लेकिन उसके बाद उनका जो 10 करोड़ 14 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, उसे आप देखिए, 2.5 करोड़ हिंदू को छोड़ दीजिए, आप 8.5 करोड़ जो पॉपुलेशन है, उन लोग के बहुत बड़े परसेंटेज के बारे का पास बहुत लेटेस्ट वेपन्स है। वो लोग सड़क पे उतर आएंगे। इसका मतलब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो रहा था, जब जर्मन घुस रहे तो रकम रशियंस आके मॉस्को को बचा रहा था, ऐसे जब रशियंस घुस रहे तो जर्मन आके बर्लिन को बचा रहा था, ऐसे कुछ माहौल हो जाएगा। इसका और एक फायदा होगा चाइना, क्योंकि चाइना इंडिया को लेकर बहुत चिंतित है, क्योंकि इस समय एशिया में 2 कंटेंडर्स है फॉर द सुपर पावर, चाइना एंड इंडिया। तो ये जो इंडिया को घेरने के बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है एज अ कॉमन सिविलियन, as an organization's general secretary who is quite concerned of the things of Bangladesh, India must act now or it will be too late for us. अभी करो तो करो और ये मत करो, क्योंकि बाद में करने से आपको कोई आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। था 1971 के जो वॉर हुए थे बांग्लादेश को लिबरेट करने की स्वाधीनता देने के लिए, वहां पे इंडियन सोल्जर्स कम से कम 10 या 15,000 मारे गए थे उस जंग पे। किसका जंग था? उन लोगों का जंग था। मुझे सारे बांग्लादेश में एक पोस्ट दिखा दीजिए जहां पे उन लोगों ने, वहां के लोगों ने मार्टियर इंडियन सोल्जर्स, मतलब शहीद इंडियन सोल्जर्स की स्मृति में कुछ ऐसे पिलर्स कर दिया है जहां पे वो 16 दिसंबर हो और कोई गुने चुने दिन हो, जहां पर वो जाकर कुछ माला या फूल अर्पित करते हैं। एक भी नहीं मिलेगा। इसका मतलब एम्बेडेड एंटी इंडिया हेट्रेड, और ये एंटी इंडिया हेट्रेड का फाउंडेशन है एंटी हिंदू हेट्रेड। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ बांग्लादेश एंड आल्सो ऑफ इंडिया। आज देखिए, मैं एक बात बता देता हूं, जो इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, द लार्जेस्ट बॉर्डर ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर 2200 किलोमीटर, जो बंगाल के सुंदरबन से स्ट्रेच होकर अगरतला तक जा रहा है और मेघालय तक भी। अगर ऐसा मेहरपुर 10 या 12 या 15 जगह पे हो, एक तो यह आपको भी वो वेपन्स डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ के जनगण को ले जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको भारी कुछ डिप्लॉय करना पड़ेगा। बट whatever it is, जो भी हो, you must be prepared for it। ऐसे कभी नहीं बोलना नहीं, मैंने हमने तो सोचा भी नहीं था, कैसे होगा? नहीं, हम लोग तो बोल रहे हैं ना, दिस इज इनएविटेबल, यही होगा। बंगाल में ऐसे कहते हैं अनिवार्य, और हिंदी में कहते हैं अनिवार्य, यही अनिवार्य है, दिस इनएविटेबिलिटी। और देखिए ना, लास्ट शो में हमने बात की थी मालदा बॉर्डर पे, जब हमने चर्चा की थी कैसे वहां से बांग्लादेशियों को वापस भेजा जा रहा है भारत की ओर, और ये अब सिस्टम धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता ही जा रहा है। जिस समय बंगाल में चुनाव हो रहे थे, हार जीत की खबरें चल रही थी, उस दौरान अजीत डोभाल जी ने बांग्लादेश के उच्च नेता से बातचीत की थी
उन्हें समझाया था। अब हाल ही में अमित शाह ने भी बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के चीफ से मुलाकात की है, उन्हें ऊंच-नीच समझाई है। माने इनका इलाज क्या है? इनका इलाज एक ही है, वर्चस्व, आपकी पूरी ताकत, इंडिया का पूरा कब्जा वहां पर। क्योंकि ये देखिए, जब वो जो जैसा इंसरेक्शन हुआ था हसीना शेख हसीना के खिलाफ और उन्होंने चलाया था उस समय बांग्लादेश के एक मंत्री थे आसिफ नजरुल, वो एक प्रेस स्टेटमेंट दिया था कि इस हसीना के निकलने के बाद हम इंडिया से 26 लाख हिंदुस्तानी या भारतीयों को निकाल देंगे। लेकिन 26 लाख तो छोड़िए, 26 इंच तक किसी को वो ढूंढ नहीं पाए, और अभी बांग्लादेश में पुशिंग हो रहा। इसका मतलब है द गवर्नमेंट इज इन अ बैक स्टेट। सो गवर्नमेंट टू establish prestige to the people, वो आप एक ऐसा स्थिति पे है जो कुछ मानेंगे नहीं। देखिए, हम तो यहाँ पर रखे रखे क्योंकि हमारे पास बॉम्बे है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, कोलकाता है, चेन्नई है, इनसे सेंटर भी है। लेकिन वहां पे एक जनरेशन से जो गोली खाने के लिए तैयार है और अपने आप को बॉम्ब से उड़ा देने के लिए भी तैयार है, सुसाइड बॉम्बर के तरह। तो अब ऐसे लोगों को कैसे सराहेंगे, कैसे समझाएंगे, कैसे डील करेंगे, कैसे पालेंगे, और तो क्या करेंगे? मैं अगर मंत्रिमंडल में होता तो मैं तो कैबिनेट का समझ साफ ही नहीं कह देता कि दिस इज द रियलिटी। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल वॉलंटियर्स, हमारे पास भी एक बांग्लादेश डेस्क है, सिंस वी हैव बीन डीलिंग विद दिस फॉर 20 इयर्स। हमारे देश में जो एक्सपर्ट्स है, जो वहां तक भी कॉन्टेक्ट में, हाई कॉन्टेक्ट में है। जैसे पिछले दिनों, जस्ट यस्टरडे, मेरे पास एक बांग्लादेश के से आया एक हिंदू नेता आए थे। वो जनवरी में ही चले आए, क्योंकि अगर जनवरी में ना आते तो उसे मार दिए गए थे। वो अगरतला से कुछ ऐसे तैसे करके चले आए। उनके माँ अभी तक जसोर में है, उनके 2 भाई, एक ढाका में है, एक चिटागोंग में है। तो 3 बरस पहले वो 3 जनवरी में आए थे, और पहले भी आए थे, लेकिन वो बहुत दिनों से अपने माँ के घर में जा नहीं सकते। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ द हिंदूस। और वो भी यहाँ पर अगर आए हैं, अगर गवर्नमेंट इंडिया उन्हें हेल्प करे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चॉइसेस जितने दिन जा रहे हैं, हमारे चॉइसेस, हमारा ऑप्शंस कम हो रहा है। ये हमें समझना पड़ेगा। अनिमित्रा जी, अब आते हैं सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल मूव पर। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था टेक्सटाइल पर टिकी हुई है, और अब ये जानकारी आ रही है कि भारत ने यूके के साथ हाथ मिलाया है। ये मास्टर स्ट्रोक क्या है, और ये कैसे बांग्लादेश के मार्केट शेयर को भारत की ओर मोड़ सकता है? देखिए, वो जो हसीना अपसर्ज के बाद में ही बांग्लादेश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगभग खत्म हो गया है। क्योंकि देखिए, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मतलब क्या है? वो लोग कपड़े जोड़ते हैं, सिलाई करते हैं, दे सीव। उन लोगों का कोई इंडस्ट्री नहीं है, ये मैंने बता देता हूं। हम अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बहुत बहुत टेक्सटाइल मिल्स है, बहुत बड़े बड़े, जैसे महिंद्रा, ऐसे कुछ नहीं है। दे आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। और ये सर्विस, ये अपसर्ज होने के बाद वो सर्विस प्रोवाइडर के जॉब्स भी खत्म हो गए। लेकिन भूख तो है, भूख शांत करने के लिए क्या होगा? उसे बढ़ रहा है क्राइम। और ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया को धाप जो रह रहा है, ये बहुत सही मात्रा में बांग्लादेश को अभी तक ऑलरेडी तबाह कर चुका है। बांग्लादेश अभी एक लॉस्ट कंट्री है, कुछ नो फ्यूचर, जिसको कोई भविष्य नहीं है। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों आप खोलकर देखें तो ऐसे ही कुछ इलाका सबसे बड़ा खतरनाक भी होता है, क्योंकि ऐसे इलाके से बहुत बड़े मर्सिनरीज आते हैं। अगर आप देखिए, जो स्टॉप इस्लामाइजेशन ऑफ यूरोप, ऐसा जो मूवमेंट चल रहा है, तो ये तो सोचना पड़ेगा इसका ब्रीडिंग ग्राउंड क्या है। ब्रीडिंग ग्राउंड तो बांग्लादेश है, जहां पे एक पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं है। जैसे हम लोग SIR में देखा, जो लोग घुसे थे, एक ही परिवार में 12 बच्चे हैं, एक ही परिवार में 12 बच्चे। कैसे हो तो रहा है ना। सो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये इज अ ट्रू फैक्ट। तो आपको ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन करके बांग्लादेश को लॉस्ट हो गए हैं। और अगर इंडिया, देखिए,
और मैं एक बार बताता हूं, जब भी इंडिया कोई स्टेप्स लेगा, जैसे देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, अगर वो अदानी ग्रुप का जो वो लोग बोल रहे थे कि अगर बिल नहीं मिटा सके दे सके तो वो करंट बंद कर देंगे, ऐसा हो, अगर इंडिया गंगा वाटर ट्रीटी ना करे, अगर गंगा की जो जल वहां पे जाना बंद कर दे, तो एंटी इंडियन एंड एंटी हिंदू हेट्रेड ऐसे जगह पे चला जाएगा, क्योंकि वो जो 2.5 करोड़ हिंदू हैं वहां पे जिम्मी हो जाएगा। आपको जिम्मी सब शब्द का मतलब पता है, आपको जिम्मी क्या कहते हैं। और जो वहां के जो हिंदू जो औरतें हैं उसे कह लेंगे गनीमत का माल। ये भी अब पता है गनीमत क्या होता है। ओके, अगर सिंस यू आर फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया, आप जो दर्शक हैं उनको बता दें कि 1947 में लाहौर में कांड हुआ था, जहाँ के हिंदू औरत और सिख औरत को गैंगरेप करके पैरेड कराया गया था। 2026 में इससे भी कुछ भयानक हुआ, एंड आई एम टेलिंग यू दैट। कब हो तब सोचिए कि एक बंदा आया था आपको बोलने के लिए ऐसा हो सकता है, और ये हो रहा है, जनरल ट्रेंड बन चुका है। इसका मतलब ये जो जिंगोइज्म भर भर के अपने अंदर के पुट कर दिए गए हैं, उसमें एक बारूद के गन पाउडर में देकर वो जो उसमें आग लगाने की जस्ट देरी है, और कुछ बाकी नहीं है। आनी मित्रा जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला, मेरे लिए समय निकाला, और मेरे दर्शकों को आपने तमाम मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।